नमस्कार दोस्तों, 27 अक्टूबर 2023 के डेली एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। वैसे बहुत ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक्स है नहीं। आज एडिटोरियल में दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को लेके उसके रिस्पेक्ट में है। एक टॉपिक यहाँ पे हामिद अंसारी साहब का है जो कि इंडिया के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये बेसिकली गाजा पट्टी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पैलेस्टीनियन लोगों के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और हमास की जो आप कह लो ऑफिशियल स्टैंड है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये आर्टिकल बहुत से लोगों को बायस लग सकता है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ें, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, इसमें कुछ भी खास नहीं है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स में आज कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं, जैसे करंट अफेयर्स में जो कतर में हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स को पेनल्टी दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ कास्ट सर्वे को लेकर तमिलनाडु का क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर एक आर्टिकल है। ठीक है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सरोगेसी को अलाउ किया है। डोनर गैमेट्स का जो यूज बैन था, पहले डोनर गैमेट्स के यूज को बैन कर रखा तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये न्यूज क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सीबीडीटी ने यहाँ पे कुछ डाटा रिलीज किया है कि सुपर रिच का जो इनकम शेयर है वो अब कर रहा है और मिडिल क्लास मोबिलिटी बढ़ रही है। मतलब इनकम टैक्स पे ही के रिस्पेक्ट में मिडिल क्लास के लोग कवरेज में ज्यादा आ रहे हैं और जो सुपर रिच थे वो जितना इनकम टैक्स देते थे और मिडिल क्लास वाले जितना इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो कंपेरेटिवली मिडिल क्लास वाले का जो इनकम टैक्स देने का रेट है वो बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल फ्रेश ग्लोबल टर्मोइल क्लाउड्स द इकोनॉमिक आउटलुक फॉर रेस्ट ऑफ 2023-24, इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, वैसे तो बताता है, तो यूपीएससी 2024 का मेंटरशिप कोर्स लाइव है। अगर आप आज की बात करो तो आज 3 लेटेस्ट वीडियोस अपलोड हुई हैं। एक है आपकी क्वांटम सुप्रीमेसी को लेके, इसकी जो पीडीएफ है वो भी ओवरऑल आपको इस ग्रुप में अपलोडेड मिलेगी। जैसे ये क्वांटम सुप्रीमेसी की पीडीएफ है, तो जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर करता हूँ उसकी पीडीएफ भी यहाँ पे रेलेवेंट तरीके से आपके लिए अपलोड हो जाती है। ओके, तो आप चाहें तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियोस को देख सकते हैं। क्वांटम सुप्रीमेसी के साथ साथ एक और वीडियो है मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी के रिस्पेक्ट में, जो कि आपको पता है मेडिकल इलाज कराने के लिए बाहर के लोग इंडिया में एज अ मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। तो एक टॉपिक यहाँ पे मैंने ये कवर किया है और उसके साथ साथ बहुत होलिस्टिकली यहाँ पे टॉपिक कवर किया गया है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस बायलैटरल ग्रुपिंग्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। रीजन बीइंग कि ये जो इजराइल हमास की जंग चल रही है इसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, इस स्टैंड को समझने के लिए इंडिया इजराइल रिलेशंस को समझना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में भी चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन है, इंडियाज रिलेशंस विद इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड अ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक। 2018 में सवाल आया था, ऑब्वियस सी बात है, क्या ये डेप्थ है, क्या डाइवर्सिटी इंडिया इजराइल के रिलेशंस में, और कैसे इस समय पे इंडिया इजराइल के रिलेशंस को अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, खासकर तब जब इंडिया के अंदर वॉइसेस बहुत हद तक बट रही हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इजरायली एम्बेसडर जो है इंडिया में वो कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार को हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से तबके हैं जो कि इजराइल के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है ये आपकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में भारत सरकार का क्या स्टैंड है ये आपको बहुत डिटेल में समझने को मिलेगा। तो इन सब टॉपिक्स को ठीक तरीके से समझने के लिए दोस्तों आप ओवरऑल मेरे मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इफेक्टिवली ये आपकी यूपीएससी तैयारी कर रहा है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने एडिटोरियल पे। भाई 6 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट होगा इस पर्टिकुलर साल का 2023-24 का ये प्रोजेक्ट किया। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कोई प्रोजेक्शन करते हो तो उस समय के कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के करते हो। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, अनइवन मानसून, ये सब चीजों को चेक किया जाता है। तो रशिया यूक्रेन वॉर के इंपैक्ट को तो कंसीडर किया भारत सरकार ने, लेकिन 6 अक्टूबर के जस्ट एक दिन बाद जब 7 अक्टूबर को हमास के टेररिस्टों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस उठ रही हैं उसके बारे में ओवरऑल यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इस 6.5% जीडीपी में आप कह लीजिए कि कंसीडरेशंस नहीं लिए गए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पे बढ़ गई है। इस अनसर्टेनिटी के चलते ओवरऑल हमारे ग्रोथ प्रोजेक्शंस में क्या फर्क आने वाला है, कितना इंपैक्ट आएगा, ये भाई आगे आने वाले समय में हमको पता चलेगा। ये जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट इरेक्ट हुआ है ना, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के एक दिन बाद इरेक्ट हुआ है। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो ऑलरेडी हमारी देश की जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, और जो बाकी मिनिस्टर्स है वो ये बोलते रहते हैं कि भाई ग्लोबल फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सप्लाईज के ऊपर बहुत हद तक चीजें डिपेंड करती हैं। और ये इजराइल हमास का वार डेफिनेटली
ये जो सप्लाई है इसको जरूर इम्पैक्ट कर सकता है, समझ गए। और चूंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन का सीजन आने वाला है, गर्मियों के चलते जो फसल है उसमें गड़बड़ हो सकती है, तो उसके चलते सरकार के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो लोगों के लिए कुछ यहाँ पे करे। तो लोगों के लिए अगर सरकार यहाँ पे खर्चा करती है तो फिर वो फिजिकल डेफिसिट वाला एंगल, करंट अकाउंट डेफिसिट वाला एंगल, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। आरबीआई चीफ का तो ये भी बोलना है कि जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं ये ओवरऑल 16 साल में सबसे ज्यादा पहुंच चुके हैं 5% पे इस साल। तो इससे और हमको क्या पता चल रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट में भी टर्मोइल है, यूएस अपने बॉन्ड यील्ड्स को बढ़ा रहा है जिसके चलते यूएस डॉलर सस्ते रेट पे दूसरी कंट्रीज में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो देखने को मिल रहा है अलग अलग देश की फॉरेन ट्रेजरी के अंदर, जो कि ऑब्वियस सी बात है अच्छा नहीं है ओवरऑल इन कंट्रीज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो बेसिकली अगर आप देखो तो आरबीआई ने जो 6.5% का अपडेट दिया था 6 अक्टूबर के रिव्यू में, वो अपडेट आगे क्या होने वाला है अभी के लिए पता है नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्नॉलेज किया है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ गई, ठीक है। तो भैया इकोनॉमिक आउटलुक थोड़ा देख के रखना पड़ेगा। ओके, अब आगे क्या इकोनॉमिक आउटलुक आएगा नहीं आएगा अभी के लिए पता नहीं। वैसे देखा जाए $109.5 और $97.9, ये पहले दो क्वार्टर्स, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2000 आप कह लो 22-23 और सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022-23 का पैसा मतलब क्रूड ऑयल के दाम थे। ऑब्वियसली बात है जुलाई और सितंबर के क्वार्टर में जो क्रूड ऑयल के दाम थे वो थोड़े कम थे। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखें ग्रोथ पैरामीटर्स कहीं ना कहीं बहुत हद तक अफेक्ट हो सकते हैं। देखिए इंडिया के अंदर फेस्टिवल सीजन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन के समय पे हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, ओवरऑल खर्चा बहुत करते हैं इंडियन हाउस होल्ड, तो उसके चलते ओवरऑल कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी हुई दिखेगी। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये इजराइल हमास का वॉर किस हद तक इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर डालेगा, कैसे हमारे इंपोर्ट बिल को बढ़ाएगा, कैसे हमारी सप्लाईज को अफेक्ट करेगा, ये सब चीजें देखनी बाकी है। पिछले क्वार्टर में हमने एक स्लम्प, एक कमी देखने को दिखी थी स्मॉल कार की सेल्स में, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स भी वीक रूरल डिमांड दिखा रहे थे। आईटी जो फर्म्स है वो अपनी ग्रोथ को थोड़ा कम दिखा रही थी, हायरिंग होप्स भी यहाँ पे कम थे। ओवरऑल हमास और इसराइल की इस जंग के बाद क्या ये होप्स बढ़ेंगी, इस बात का यहाँ पे इंतजार है। लेट्स सी अगली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई क्या बोलती है। मैं प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइसेस से अभी बहुत कम है, तो एक बार लेटेस्ट प्राइसेस को चेकआउट कर लीजिए। चलिए करंट अफेयर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी दी गई है कतर के अंदर। तो बेसिकली ओवरऑल देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जो 8 नेवी ऑफिसर्स है इंडिया के, ये जो इजराइल हमास की जंग हो रही है इसकी बलि चढ़ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इनको अरेस्ट किया गया था 30 अगस्त 2022 को, कतरी अथॉरिटीज ने इनको अरेस्ट किया था। ये बोला गया कि ये एस्पियोनाज कर रहे हैं कतर के सबमरीन सिस्टम में, और इसके ओवरऑल जो रिपोर्ट्स है आप कह लो जो सीक्रेट्स हैं वो बाकी दूसरे देशों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मार्च 2023 में इसका ट्रायल शुरू हुआ। 1 अक्टूबर को जो इंडियन एम्बेसडर टू कतर थे वो इन 8 लोगों से मिले प्रिजन के अंदर, प्रिजन के अंदर इनको ठीक तरीके से रखा भी नहीं गया है, और फाइनली 26 अक्टूबर को कतरी कोर्ट ने डेथ सेंटेंस इनको दे दिया। तो अब ऑब्वियस सी बात है इंडिया यहाँ पे लीगल अपील करेगा, केस को डिप्लोमेटिक सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर के अमीर से यहाँ पे बात करे, एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाने की भी कोशिश कर सकता है इंडिया इन 8 नेवी ऑफिसर्स को क्लेमेंसी दिलाने के लिए। ये बेसिकली दोहा के अंदर एक दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो कि दुनिया भर में आर्म फोर्सेस के रिस्पेक्ट में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स हैं वो काफी ट्रेंड हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके एक्सपीरियंस के दम पे ये प्राइवेट कंपनीज पैसा कमाती हैं और दुनिया भर की जो आर्म फोर्सेज हैं उनको कुछ एडिशनल इनसाइट्स मिलते हैं। लेकिन जब इन 8 देखिए पिछली बार जब अगस्त 2022 में ये अरेस्ट हुए तो उस समय से भारत सरकार कतरी सरकार से बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। अब एकदम से कतर की सरकार की तरफ से यहाँ पे डेथ वर्डिक्ट आ गया है। 8 लोग कौन कौन है, तो कैप्टन नरतेज सिंह गिल, फिर आपका कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सुगुनकुर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। तो अभी के लिए भाई अगस्त 2022 से ये कतरी अथॉरिटीज की कस्टडी में। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर ने इनको डेथ सेंटेंस दिया है। भारत सरकार शॉक में, इनकी फैमिली शॉक में। डेफिनेटली भारत सरकार यहाँ पे म्यूचुअली बायलेटरल लेवल पे बातचीत तो करेगा ही करेगा, और साथ साथ लीगली इस पर्टिकुलर डिसीजन को चैलेंज करने की कोशिश भी
करेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि हाईटेक जो इटालियन ओरिजिन की सबमरीन्स थी ना, उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी के ऊपर स्नूपिंग कर रहे थे ये लोग। ये इल्जाम लगाया गया है। इल्जाम का प्रूफ क्या है, इसके कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आए। वैसे कंज्यूलर एक्सेस प्रोवाइड किया गया है। इंडिया की जो एम्बेसडर है टू कतर, दीपा गोपालन जी, वो अभी 1 अक्टूबर को ही रिसेंटली इन 8 नेवी ऑफिसर्स से मिली हैं। और इन नेवी ऑफिसर्स को जरूर इन्होंने भरोसा दिलाया होगा कि भारत सरकार जो कुछ भी कर सकती है वो आपके लिए कर रही है। इनफैक्ट देखा जाए तो इंडिया कतर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इंडिया से बड़े तादाद में लोग कतर में काम करने के लिए जाते हैं, हालांकि एज अ लेबर काम करने के लिए जाते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा दोस्तों, जब कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था तो उससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें बड़ी तादाद में इंडियन वर्कर्स कतर के अंदर मरे भी थे। तो उस समय पे भी कतर इंडिया के रिश्ते आपके लोग न्यूज में थे। तो बेसिकली कुछ जो स्किल्ड वर्कर इंडिया से कतर में जाते हैं, उसके अलावा जितनी भी जनता इंडिया से कतर में काम करने के लिए जा रही है एज अ लेबर ही जा रही है, तो उनके कोई खास ह्यूमन राइट्स है नहीं। कतर की पॉलिटिक्स में उनकी कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। क्योंकि क्या है ना कि कतर के मार्केट को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगहों से गरीब लोग मिल ही जाते हैं, श्रीलंका टाइप की जगहों से। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दोहा गए थे 2016 में, एमीर ऑफ कतर से ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क भी मिले थे 2019 में। रिसेंटली अगर आप देखो तो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब कतर गए थे फरवरी 2022 में। ओके, कतर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लायर है। ओवरऑल जितनी भी इंडिया एलएनजी इंपोर्ट करता है 48% कतर से आती है। फिर इथाइलिन, प्रोपाइलिन, अमोनिया, यूरिया, पॉलीथाइलिन, ये भी हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कतर और इंडिया के बायलिटरल रिलेशंस अच्छे हैं। बट कतर ने यहाँ पे जो जजमेंट दिया है, ये जजमेंट बहुत हद तक बायस्ड नजर आ रहा है। रीजन बी कि भाई ये लोग इसराइल के लिए स्लूपिंग कर रहे थे। ये डेथ पेनाल्टी तुम एक ऐसे समय पे दे रहे हो जब इसराइल हमास के बीच में जंग चल रही है। लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या होता है। अब ये जो बिहार के अंदर कास्ट सर्वे हुआ, इसको लेके तमिलनाडु में कास्ट सर्वे की बात होने लगी। देखिए, बिहार का कास्ट सर्वे ये डिमांड कर रहा है और बिहार के पॉलिटिकल लीडर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि इस प्रकार का एक नेशन वाइड सर्वे होना चाहिए। अब जब बात आई आपके तमिलनाडु की, तो देखिए बिहार के कास्ट सर्वे का रेलेवेंस तमिलनाडु में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बिहार का कास्ट सर्वे बेसिकली यही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि आप रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर लो, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस का क्वांटम ज्यादा है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे रिजर्वेशन ऑलरेडी 50% से ज्यादा है। इट हैज टच्ड 69%। अब अगर आप देखो तो तमिलनाडु के अंदर जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था 1982 से 85 तक का, इसने तो ओवरऑल ये तक रिकमेंड किया था कि रिजर्वेशन परसेंटेजेस को थोड़ा कम कर दो। जो पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था 1969 से 70, जिसको लीड किया था ए एन सतनथन साहब ने, इन्होंने बोला था कि रिजर्वेशन का जो लिमिट है वो बढ़ाओ। ठीक है ना भाई। लेकिन ऑब्वियसली बात है, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन क्या बोल रहा है कि रिजर्वेशन के लिमिट को थोड़ा कम करो। हालांकि सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के जो चेयरमैन थे और उनके जो मेंबर्स थे, उनके बीच में थोड़ा डिसेंशन था। समझने की कोशिश करते हैं सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना कैसे। जनवरी 1980 में लोकसभा इलेक्शंस में एआईएडीएमके पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। उसके चीफ मिनिस्टर थे एमजी रामचंद्रन साहब। उन्होंने ये बोला, एक पॉलिटिकल स्टेप लिया कि बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन तमिलनाडु में 31% से बढ़ा के 50% कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो टोटल क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन तमिलनाडु के अंदर है वो 68% पे पहुंच जाएगा, जिसमें से 18% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए होगा। बाद में अगर आप देखोगे तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1% एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन बाद में दे दिया गया। तो उसकी वजह से आज की डेट में 69% टोटल रिजर्वेशन पहुंच चुका है। 50% बैकवर्ड क्लासेस का, 18% शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट का, 1% शेड्यूल ट्राइब्स का, तो टोटल 69% रिजर्वेशन है। ये जो 50% बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन है तमिलनाडु के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लेवल्स में है। अब ऑब्वियसली बात है, रिजर्वेशन से रिलेटेड नियम कानून बनाए जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचेगा, और जिन लोग सुप्रीम कोर्ट में केस को पहुंचाएंगे उनके हाथ पांव तक काट दिए जाएंगे तमिलनाडु के अंदर। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे हैं। जब लिटिगेशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब राज्य की सरकार ने तमिलनाडु की अक्टूबर 1982 में एक अंडरटेकिंग दी और उन्होंने बोला कि वो एक पैनल बनाएंगे, जो पैनल बैकवर्ड क्लासेस के इन्यूमरेशन और क्लासिफिकेशन को स्टडी करेगा। और 2 महीने बाद ओवरऑल ये पैनल बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन जे शंकर। अब इसकी यहाँ पे बात क्यों नहीं, बात इसकी दोस्तों यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार के अंदर कास्ट सर्वे कंडक्ट किया गया और इस कास्ट सर्वे के आधार पर यह बोला गया कि हाँ भाई बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है तो इनका आप रिजर्वेशन भी बढ़ाइए।
तो ऑब्वियस सी बात है बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा के रिस्पेक्ट में रिजर्वेशन ऑलरेडी तमिलनाडु के अंदर दिया जा चुका है, तो तमिलनाडु में भी ओवरऑल इससे रिलेटेड कास्ट सेंसस कंडक्ट कराने की बात की जाएगी। तो इसी रिस्पेक्ट पे अगर आप देखो तो ये जो सोशियो एजुकेशनल कम इकोनॉमिक सर्वे कराया गया था, जिसके लीडर थे जिस कमीशन के, J.A. अंबा शंकर साहब, ठीक है ना, 1983-84 में कराया गया। इसकी पहली स्टेज में एक 100% डोर टू डोर इन्यूमरेशन हुआ, जहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को पता करने की कोशिश की गई, ठीक है ना। अंबा शंकर कमीशन को यहां पे ओवरऑल कुछ बातें पता चली। देखिए, जो पहले ओवरऑल कमीशन बना था सतनथन साहब के अंदर, पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, उस पहले बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने 1921 के सेंसस के हिसाब से काम किया, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ कम्युनिटीज को काउंट किया सेंसस के अंदर, कम काउंट किया। उसके बाद अगर आप देखो तो उस समय पे, देखिए समझिएगा, जो टोटल पॉपुलेशन स्टेट की मानी गई वो मानी गई 4,99,90,743। ओके, बाद में ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जब सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बैठा तो उसने 298 कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से बहुत ज्यादा कम्युनिटीज को यहां पे आइडेंटिफाई किया गया। 1921 के सेंसस में केवल 88 कम्युनिटीज बैकवर्ड क्लासेस में आइडेंटिफाई की गई थी, और ये जो आपके सत्यनाथन साहब थे, ठीक है ना, उन्होंने इन 88 कम्युनिटीज को स्टडी किया। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में 298 कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया गया और उसको बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, डी नोटिफाइड कम्युनिटीज, SC ST, इन सब में बांटा गया। इनफैक्ट इस सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने यह बताया कि बैकवर्ड क्लासेस की आबादी तमिलनाडु के अंदर है 3,35,70,805, जो कि तमिलनाडु राज्य की पूरी आबादी का 67.15% है, जिसमें से ओवरऑल जो शेड्यूल कास्ट का फिगर है वो है 92,08,817, जो शेड्यूल ट्राइब का फिगर है वो 5,54,918, जो बाकी फिगर है वो 66,56,000। इसलिए अगर आप देखो तो ये जो 50% का ओबीसी का मतलब बैकवर्ड क्लासेस का कोटा था ना, उसमें 1989 में एक एक्सक्लूसिव कोटा 20% का दिया गया मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को, डीनोटिफाइड कम्युनिटीज को था, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें यहाँ पे ओवरऑल चल रही हैं। तो कुल मिला के यही बात करने की कोशिश की जा रही है कि तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन का कैसे एवोल्यूशन हुआ। पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 88 कम्युनिटीज को स्टडी करता है, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 298 कम्युनिटीज को स्टडी करता है। उसमें ओवरऑल सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में 67.15% जनता तमिलनाडु की बैकवर्ड क्लासेस को पाई जाती है। अब उसके अंदर MBC कोटा, DNC कोटा, ये सब यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ठीक है भाई। ये सब चीजें यहाँ पे हो रही हैं। आप समझिए दोस्तों, जो अंबा शंकर साहब थे, अंबा शंकर साहब के अंदर सोशियो एजुकेशनल इकोनॉमिक सर्वे कराया जा रहा था। अब ये जब पैनल काम कर रहा था ना, तो चेयरमैन साहब जो थे अंबा शंकर साहब, और जो मेंबर्स थे इस पैनल के, उनके बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई। ओवरऑल अंबा शंकर साहब ने बोला कि बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन को 50% से कम करके वापस 32% पे ले आओ, ताकि ओवरऑल जो राज्य में 50% की सीलिंग लिमिट है सुप्रीम कोर्ट की, वो ना क्रॉस हो, क्योंकि ऑलरेडी आप 68% करके वो लिमिट क्रॉस करो, बाकी मेंबर सड़ गए। देखिए, रिजर्वेशन तो एक ऐसी चीज है जिसको आपने एक बार दे दिया तो दे दिया, फिर भूल जाओ। 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन आया, 10 साल के लिए रिजर्वेशन लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा 10 साल में खत्म हो जाएगा। आज कितने 75 साल से ज्यादा बीत चुके हैं इंडिया को, लेकिन रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो रही है इंडिया में, कम करने की तो कोई बात ही नहीं करता है। मतलब सोशल इक्वालिटी लोग का आनी ही नहीं है सोसाइटी के अंदर, सबको बांट के रखना है ताकि पॉलिटिशियन अपना मंदिर बांट कर सके। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जिसके पास पावर है वो उन, मतलब पावर इन द सेंस जिसके पास रिजर्वेशन, उसके पास एक इनविजिबल पावर है, तो वो ऑब्वियसली बात है उन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करेगा जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। फिर यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं हुई। देखिए, सीधी बात है, आपके पास कोई एडवांटेज है तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल जो चेयरमैन साहब थे अंबा शंकर साहब, उन्होंने ये बोला कि भाई जो लोग आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर आते हैं, ठीक है ना, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एडवांसमेंट की बात करता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और SC ST के, इनको ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर आ रहे हैं और जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर आ रहे हैं, जिसको आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का बेनिफिट मिल रहा है, उसको आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का बेनिफिट मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर आप किसी एक सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कैटेगरी के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। तो अंबा शंकर साहब ने यहाँ पे
बोला अपने सोशियो एजुकेशन इकोनॉमिक सर्वे में कि भाई देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का अगर आप किसी को बेनिफिट दे रहे हो, उसको ऑटोमेटिकली आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का बेनिफिट भी मिलेगा। मतलब एजुकेशनल स्कूल में भी उसको कोटा मिला और बाद में जब वो नौकरी करने गया सरकारी तब भी उसको कोटा मिला। तो ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बेनिफिशियरी की लिस्ट अलग रखिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की बेनिफिशियरी की लिस्ट अलग रखिए। अब ऑब्वियस सी बात है अंबा शंकर साहब के इन आइडियाज को माना नहीं जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 की लिस्ट एक ही है तमिलनाडु के अंदर। तो भाई ओवरऑल जो जिसके पास रिजर्वेशन है वो सरकारी कॉलेज में भी पढ़ने के लिए एलिजिबल है और सरकारी नौकरियों के लिए भी यहां पे एलिजिबल है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास मंडल कमीशन का केस जाता है 1992 के अंदर। ओवरऑल मंडल कमीशन ने जो ओबीसी कोटा बढ़ाने की बात की गई थी तो 27% ओबीसी कोटा किया गया, जैसे तैसे करके केंद्र की सरकार के लेवल पे रिजर्वेशन को 50% क्रॉस नहीं करने दिया गया। तो तमिलनाडु की सरकार के ऊपर प्रेशर आया। तमिलनाडु को लगा कि उनको भी 69% का कोटा कम करना पड़ेगा क्योंकि 50% की लिमिट को क्रॉस कर रहा है इंदिरासानी जजमेंट। इस रिस्पेक्ट में उन्होंने क्या किया कि अपने इस कोटे वाले लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया। ठीक है ना। और इनफैक्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को भी 3.5% का यहाँ पे कोटा दे दिया गया। इन मई 2009 अरुणथियार नाम का एक एससी के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसको भी 3% का कोटा दे दिया गया। जो 18% कोटा है एससी का उसके अंदर से। तो बेसिकली कोटा जबरदस्त तरीके से बांटा गया तमिलनाडु के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के अंदर। तो जो कास्ट बेस्ड और रिजर्वेशन बेस्ड पॉलिटिक्स है तमिलनाडु के अंदर ये बहुत एक्यूट है। और इस पॉलिटिक्स से एक चीज जरूर पता चलती है कि कहीं ना कहीं कास्ट सर्वे अगर रिजर्वेशन के लिए ओवरऑल यहां पर कंडक्ट करवाया जा रहा है तो ये लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को बांट देगा, ये सोसाइटी को यूनिफाई तो कभी नहीं करेगा। ओके। सोशल इक्वालिटी अगर आपको ट्रू सेंस में लानी है तो मेरे हिसाब से कास्ट सर्वे के बेसिस पे रिजर्वेशन प्रमोट करके तो आप ला नहीं सकते। हालांकि ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे लोग इसके कंफ्लिक्टिंग भी पॉइंट्स देंगे, तो भद्र भाषा में अगर आप पॉइंट्स देना चाहते हैं डेफिनेटली नीचे दीजिए, मैं भी आपके पॉइंट्स जानना चाहूंगा। फिर अगला, चाइना और भूटान की बाउंड्री टॉक सिग्निफिकेंट क्यों है? भैया सिग्निफिकेंट तो होगी, 25वीं राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स हुई है बीजिंग और भूटान के बीच में कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ द ज्वाइंट टेक्निकल टीम ऑन द डिमार्केशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ भूटान चाइना बाउंड्री। तो जो 3 स्टेप रोड मैप है 2021 का कि भाई यहाँ पे टॉक्स को आगे बढ़ा के बॉर्डर को आइडेंटिफाई किया जाए, ये यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये 3 स्टेप रोड मैप क्या है? तो भाई एक तरफ भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर टांडी डोरजियो चाइनीज असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर ने 2021 में साइन किया था। उस समय पे भूटान के फॉरेन मिनिस्टर शायद कोई और थे, आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर, आप देख सकते हो। तो बेसिकली जो ज्वाइंट जेटीटी बनाया गया, ज्वाइंट टेक्निकल टीम बनाई गई है, इसने ओवरऑल 3 स्टेप रोड मैप में कौन कौन से 3 स्टेप आइडेंटिफाई किए? एक तो भाई बॉर्डर के बारे में जो डिस्कशन होगा ऑन द टेबल होगा, तो आप लोग आइए ऑन द टेबल डिस्कस करिए बॉर्डर के बारे में। फिर साइट्स को ऑन द ग्राउंड विजिट किया जाएगा और उसके बाद फॉर्मली डिमार्केट किया जाएगा बॉर्डर को। तो बेसिकली अगर इनिशियली बातचीत यहां पे हुई है तो अब ये 3 स्टेप रोड मैप फॉर्मूला यहां पे लागू किया जा रहा है और इसके अंदर ओवरऑल बैठ के पहले बातचीत होगी, फिर ग्राउंड लेवल पे विजिट होगी और फिर बाउंड्री को यहां पे डिमार्केट किया जाएगा। डेफिनेटली इंडिया यहां पे इन सारे चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से देख रहा है। कहीं ना कहीं ये जो चाइना की मांग है भूटान से कि भाई जकरनांग और पासुमनांग तुम नॉर्दर्न भूटान में ले लो 400 स्क्वायर किलोमीटर का, और उससे छोटा जो डोकाला का इलाका है वो चाइना को दे दो। ये डिमांड कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडिया के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि डोकाला की जो साउदर्न रिज है उसके जितना पास आएगा चाइना उतना ही इंडिया की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। जब भूटान से पूछा गया तो भूटान ने बोला कि भाई हम ओवरऑल भारतीय सरकार के टच में हैं, हम ऐसा कोई भी एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन नहीं करेंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है भारतीय सरकार के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या होता है। ठीक है। फिर अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी को अलाउ किया, स्ट्राइक डाउन किया रूल बैनिंग द यूज ऑफ डोनर गैमेट्स। सब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंटहुड ऑफ अ वुमन को प्रोटेक्ट किया एक ऐसे वुमन के रिस्पेक्ट में जो कि रेयर मेडिकल कंडीशन से गुजर रही। मेडिकल कंडीशन का नाम है कुस्टर हॉजर सिंड्रोम। तो ये जो वुमन है इसको मेयर रॉकिनस्टास की कुस्टर हॉजर सिंड्रोम है। ओवरऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर वुमन के अंदर ओवरीज नहीं है, यूटेरस नहीं है, तो वो अपने खुद के एग्स क्रिएट नहीं कर सकती, खुद के ओसाइट्स क्रिएट नहीं कर सकती, और इन्हीं एग और ओसाइट्स के बेसिस पे ही ओवरऑल बच्चा पैदा होता है। तो गेस्टेशनल सरोगेसी यहां पे कराई जा रही है। अब देखिए
बहुत बार ये होता है कि सर कन्वेंशनल सरोगेसी, गेस्टेशनल सरोगेसी, ये सब क्या होती है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मैं डिटेल में आपको समझा। देखिए नॉर्मल सरोगेट्स में अक्सर कर ये समझा गया है कि जो वुमेन बच्चे को पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं उसका बच्चे के साथ एक जेनेटिक लिंक है, उस वुमेन के एग्स उस बच्चे को पैदा करने में इस्तेमाल हुए हैं। जो गेस्टेशनल कैरियर्स होते हैं ना, वो गेस्टेशनल कैरियर बच्चे को बस एक दूसरे कपल के लिए पैदा करते हैं। समझ गए बात को? तो बेसिकली यहां पे जो सरोगेट मदर होगी गेस्टेशनल कैरियर में, उसका बच्चे के साथ कोई भी जेनेटिक लिंक या बायोलॉजिकल लिंक नहीं होगा। बायोलॉजिकल लिंक किसी भी आदमी या औरत का कब होता है बच्चे के साथ? जब आदमी के स्पर्म लगे हों और उस औरत के एग्स लगे हों। ठीक है? तो इस प्रकार का बायोलॉजिकल लिंक अगर आपका किसी एक सरोगेट मदर का है ओवरऑल बच्चे के साथ, तो आप कह सकते हो कन्वेंशनल सरोगेट मदर की डेफिनेशन में आएगी। और ओवरऑल कोई एक सरोगेट मदर बच्चे को पैदा कर रही है किसी दूसरे कपल के लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर सरोगेट मदर का खुद कोई जेनेटिक लिंक नहीं है उस बच्चे के साथ, तो फिर वो गेस्टेशनल सरोगेसी की कैटेगरी में आएगी। ठीक है भाई? अब इस गेस्टेशनल सरोगेसी की कैटेगरी के चलते ओवरऑल यहां पे इस पर्टिकुलर वुमेन को प्रॉब्लम हो रही है अपना बच्चा पैदा करने में। अब समझिए, इस पर्टिकुलर वुमेन के पास अपना खुद का यूटेरस नहीं है, तो ये अपने खुद के एग्स क्रिएट नहीं कर सकती है। प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इसने गेस्टेशनल सरोगेसी की। उस गेस्टेशनल सरोगेसी में आदमी के तो स्पर्म लगा होगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है जो एग्स हैं वो एग किसी और वुमेन के लगे होंगे, इस पर्टिकुलर वुमेन के नहीं होंगे, जो कि एक सिंड्रोम से गुजर रही है। तो बेसिकली गेस्टेशनल सरोगेसी के अंदर ये जो पर्टिकुलर सरोगेट मदर है, उसका बच्चे के साथ कोई भी जेनेटिक लिंक नहीं है, और जो इंटेंडेड मां है उसका भी बच्चे के साथ कोई जेनेटिक लिंक नहीं है। तो इस बेसिस पे ओवरऑल आप कह लीजिए कि जो पैराग्राफ 1D है, अमेंडेड पैराग्राफ 1D ऑफ द सरोगेसी रेगुलेशंस रूल 2022, इसने क्या बोला कि भाई डोनर एक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर डोनर एक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो भैया क्लाइंट और उसके हस्बैंड सरोगेसी के बिहाफ पे इंडिया के अंदर तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ऑब्वियस ही बात है, इस पर्टिकुलर वुमेन को सिंड्रोम है, तो उसके पास खुद के एग्स है नहीं डोनेट करने के लिए। तो खुद के एग्स नहीं है डोनेट करने के लिए, तो किसी तीसरी लेडी से इसने एग्स लिए होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इस इंटेंडेड मदर के खुद के एग्स नहीं है। ओवरऑल जो अमेंडेड पैराग्राफ 1D है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2022 का, इसके हिसाब से वो सरोगेसी के थ्रू बच्चा इंडिया के अंदर पैदा नहीं कर सकती। एक बात हो गई यहां पर, ठीक है ना? फिर अगर आप जो 2023 का अमेंडमेंट है इसकी बात करो, तो यहां पे जो पिटिशनर है ओवरऑल इस वुमेन के बिहाफ पे, वो क्या बोल रहा है कि भाई अगर आप सरोगेसी एक्ट 2021 के सेक्शन 2R और 4 को पढ़ते हो, तो ये बोला जाता है कि भाई जब when a medical condition would require a couple to opt for surrogacy in order to become parents, मतलब सिंपल सी बात ये है कि इन रूल्स को कोट करके ओवरऑल गेस्टेशनल सरोगेसी को इम्प्लिसिट तरीके से जो वुमेन का लॉयर है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई गेस्टेशनल सरोगेसी यहाँ पे अलाउड। मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो इंटेंडेड वुमेन है वो अपना बच्चा पैदा करना चाहती है। अब चूंकि वो यहाँ पे नेचुरली डिसएडवांटेज है कि उसका यूटेरस मिसिंग है या अबनॉर्मल है या फिर इंटर यूटेरिन अधेशंस है जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा, तो ये ऑब्वियस सी बात है एक मेडिकल कंडीशन हो गई। इस मेडिकल कंडीशन के अंदर वो डोनर गैमीट्स पैदा नहीं कर सकती, उसके लिए आप उसको पनिश नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली एक एक्सपेंसिव व्यू पॉइंट और एक लीनियंट व्यू पॉइंट क्या बोलना चाहिए कि हाँ भाई ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेडी को आप गेस्टेशनल सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करने दो। और यही बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि भाई इस लेडी को गेस्टेशनल सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करने दिया जाए। खास बात दोस्तों ये कि जो नए रूल्स के अमेंडमेंट हुए थे वो ओवरऑल हुए थे 2022 में, और उससे पहले ही ओवरऑल गेस्टेशनल सरोगेसी का प्रोसेस ये पर्टिकुलर लेडी शुरू कर चुकी थी, तो उसको गेस्टेशनल सरोगेसी की परमिशन यहाँ पे दे दी गई। ठीक है ना भाई? अच्छा एक और बात है, जो जेनेटिक लिंक वाली बात है, केंद्र की सरकार की तरफ से यहां पे सबमिशन ये दिया गया कि इस गेस्टेशनल सरोगेसी के अंदर जो इंटेंडेड मदर है उसके खुद के एग्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, ऑसाइट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, उसका बच्चे के साथ कोई जेनेटिक लिंक नहीं है। तो चूंकि उसका बच्चे के साथ कोई जेनेटिक लिंक नहीं है, तो इस प्रकार की गेस्टेशनल सरोगेसी हम अलाउ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, मां का जेनेटिक लिंक नहीं है ये बट ऑब्वियस है, चूंकि वो नेचुरली एक्स पैदा नहीं कर सकती, लेकिन उसके हस्बैंड का तो ओवरऑल जेनेटिक लिंक है और उसके लिए वो लेडी परमिशन दे रही है, अप्रूवल दे रही है, तो भाई तुमको सरकार को क्या प्रॉब्लम है? और सुप्रीम कोर्ट ने इस गेस्टेशनल सरोगेसी को अलाउ कर दिया। आई होप मैं यहां पे जस्टिस कर पाया हूं इस आर्टिकल को समझाने में। बाकी नहीं समझ में आ रहा तो बार बार उस टेक्स्ट को पढ़िए, समझ में आएगा। फिर भाई सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने यहाँ पे डाटा रिलीज किया है, बोला है 2013 से लेकर 2014 के बाद से
इंडिविजुअल्स का इनकम लैडर बढ़ रहा है, सुपर रिच जो टैक्स पेयर्स है उनकी इनकम डिक्लाइन कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे सीबीडीटी ओवरऑल पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स है उनके क्लेम को शायद यहाँ पे रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इनका ये बोलना है कि 2014 13-14 से 21-22 के बीच में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले इंडिविजुअल हैं वो इंडिया में 3.36 करोड़ से बढ़ के 6.37 करोड़ हो चुके हैं। ठीक है ना भाई? तो ये बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही है। ओवरऑल 5 लाख तक की जो ग्रॉस इनकम वाले लोग हैं ये 2013-14 में 2.62 करोड़ थे, 21-22 में 3.47 करोड़ हो चुके हैं। 32% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जो 5 से 10 लाख वाली इनकम वाले लोग हैं और 10 से 25 लाख इनकम वाले लोग हैं वो 2013-14 से 21-22 के बीच में 295% और 291% बढ़े। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो सीबीडीटी है ये बाकी डाटा आपको उतना रेट उठाने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई ओवरऑल जो हम लोग ये सोचते हैं कि जो सुपर टैक्स रिच हैं उनके टैक्सेस माफ किए जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है वो ऊपर नहीं उठ पा रही है, तो ये जो इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस है इससे ये देखने को मिलता है कि हाँ भाई मिडिल क्लास भी कमा रही है, मिडिल क्लास भी इनकम टैक्स पे कर रही है, केवल सुपर ही रिच इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, केवल सुपर ही रिच अमीर नहीं हो रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप आपको लेक्चर को सुनने में मजा आया हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नए जानने को मिले। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और हो सके तो मेंटरशिप कोर्स को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।